नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नेट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमने अपने कल की क्लास में अर्थ, अधिगम के और उनकी परिभाषाओं को ख़त्म किया है। ठीक है, चलो आज उसके आगे देख लेते हैं हम कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है उनके पक्ष, अधिगम के पक्ष को देखना है। फिर उनके हमको प्रकार को देखना है, अधिगम के प्रकार को देखना है। फिर उनको विधियों को देखना है, उनकी विधियां क्या क्या हैं अधिगम करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पक्ष देखते हैं कि पक्ष क्या क्या है। तो पक्ष का मतलब होता है कि अधिगम करने के रास्ते, किन किन रास्तों से हम अधिगम करते हैं। तो सबसे पहला जो रास्ता है हमारा होता है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे आप ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष यानी कि ऐसे पक्ष, ऐसे अधिगम जो आप क्रियाओं के द्वारा करते हैं, ये सब आपको बताएंगे अभी। ठीक। और तीसरा होता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष जरा देख लेते हैं हम। पहला आपका है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे आप ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो ऐसे अधिगम, ऐसा सीखना जो आप ज्ञान के माध्यम से करते हैं, ज्ञान के माध्यम से करते हैं, वो संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। और ऐसे अधिगम, ऐसा सीखना जो आप क्रिया करके करते हैं, जो आप कार्य करके करते हैं, तो आपका क्रियात्मक पक्ष में आता है। और ऐसे अधिगम जो आप भावनाओं के द्वारा करते हैं, वो आपका भावात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है, ज्ञान के द्वारा करेंगे तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, क्रिया के द्वारा करेंगे तो क्रियात्मक पक्ष, और भावनाओं के द्वारा करेंगे तो भावात्मक पक्ष होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रकार पे। प्रकार पे चलते हैं जरा। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है आपका गामक अधिगम। गामक अधिगम, जिसमें गामक का मतलब होता है शारीरिक। आपने जीन पियाजे को पढ़ा ही होगा। ठीक है, गामक मतलब क्या होता है? शारीरिक। दूसरा होता है आपका प्रतिबोधनात्मक। इसको हम जरा आपको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, थोड़ा बता लें क्या क्या होता है। प्रतिबोधनात्मक, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। और तीसरा होता है संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम। ये आपके 3 प्रकार हो गए। आप किन रास्तों से सीखते हैं? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। प्रकार कौन कौन से हैं? गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। और ये जो चीजें सीखते हैं आप, 3 उसमें और 3 इसमें, ये जो भी चीजें आप सीखे हुए हैं उसको किसी विधियों के द्वारा सीखे हुए हैं। आप विधियों के द्वारा सीखते हैं उसको। विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है आपका अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, जब किसी को आप फॉलो करके सीखते हैं। दूसरा होता है आपकी सूझ विधि। सूझ विधि। तीसरा होता है आपका अभ्यास करके सीखना, अभ्यास विधि कह सकते हैं उसको। और चौथा है आपका भूल विधि, जिसे आप भूल और प्रयत्न करके सीखते हैं। ठीक है, तो वो 6 चीजों को आप इन विधियों के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, अब जरा जो हमारा प्रकार था, तीनों प्रकार था, जरा उसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन से सीखते हैं। उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं आपको क्या क्या होता है। वो प्रकार देख लेते हैं। तो पहला क्या था हमारा? गामक अधिगम। गामक अधिगम, जिसे आपने देखा कि उसका होता है शारीरिक। गामक मतलब क्या होता है? शारीरिक होता है। यानी कि ऐसे अधिगम जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं द्वारा, शरीर के विभिन्न क्रियाओं द्वारा हम सीखते हैं। जब शरीर हमारा कुछ विभिन्न क्रिया करता है, इसके द्वारा हम सीखते हैं, तो आपका गामक अधिगम वो होता है। जैसे आप जानते होंगे, छोटा बच्चा जो भी करता है वो शरीर के द्वारा ही करता है। या आप कह सकते हैं सहस्वा अवस्था जो होता है, सहस्वा अवस्था जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सब शरीर के माध्यम से ही होता है। अगर आप अपना उंगली भी पकड़ाते हैं बच्चे को,
तो बच्चा क्या करता है, उसके अपने मुंह में डालने लगता है और जांचने लगता है कि क्या ये हमारी चीज़ की है। आप उसे खिलौना देंगे तो वो मुंह में डाल लेगा, क्या वो उसके चीज़ों की है, उसको उसके लिए है, तो ये जानेगा कैसे? वो अपने सब कुछ मुंह में डाल के देखता है कि क्या वो उसके लिए है। ठीक है, तो ये होता है गामक अधिगम। इसमें हम जो विधि प्रयोग करते हैं वो विधि प्रयोग करते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का प्रयोग हम इसमें करते हैं। जानते ही हैं बच्चे कौन सा प्रयोग करते हैं ऐसा अवस्था में? अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं सीखने के लिए, फॉलो करते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को कहेंगे पापा बोलो तो कहेगा पापा। अगर उसको आप कुछ भी बोलेंगे तो क्या करेगा? आपको कॉपी करेगा, अनुकरण करेगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। दूसरा होता है आपका प्रतिबोधनात्मक अधिगम। प्रतिबोधनात्मक अधिगम, जिसे आप कहते हैं संप्रत्यय। संप्रत्यय, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। और ये जो क्रिया होती है कॉन्सेप्ट की, ये होती है बाल्य अवस्था में। मतलब कॉन्सेप्ट का यहाँ पे ये होता है कि बाल्यावस्था में अगर आप चीज़ों को बोलते हैं तो जो बालक होता है अपने मस्तिष्क में उसका चित्र बना लेता है। जैसे आप बालक को कोई चीज़ दिखाइए, बोलिए ऊँट, अगर वो ऊँट के बारे में जानता होगा तो वो चित्र बना लेगा अपना, कभी सीखा और कभी देखा होगा ऊँट को तो वो चित्र बना लेगा ऊँट का। आप बोलेंगे बॉल, तो बॉल का चित्र बना लेता है अपने मस्तिष्क में, सोचने लगता है उसको। ठीक है, और इसमें जो हम विधि प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं प्रयत्न और भूल का। प्रयत्न और भूल विधि का हम प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, किस में होता है ये प्रतिबोधात्मक? बाल्यावस्था में होता है। तीसरे प्रकार पे आते हैं संकल्पनात्मक पे आते हैं अधिगम। इसका क्या होता है? संकल्पना करना। ये होता किस में है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें संकल्पना कह सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। किशोरों में क्या होता है? कल्पना होने लगता है। किशोर क्या करता है? हर चीज को सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है अपने मस्तिष्क में। अब वो कल्पनाओं की दुनिया में ही रहता है किशोरावस्था में, क्योंकि उसका विकास उसके दिमाग का, मस्तिष्क का हो चुका रहता है। ठीक है, वो क्या करता है? उस मस्तिष्क से वो क्या करता है? कल्पना करता है, ढेर सारे कल्पना करता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। अगर आप किशोरावस्था में रहे होंगे तो अब आपने देखा होगा कि कैसे कैसे आप कल्पना करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे आप विधि प्रयोग करते हैं वो विधि प्रयोग करते हैं सूझ विधि का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं हम कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, जरा हम देख लेते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। जब पहली विशेषता है अधिगम की, तो अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि सीखना जो है ऐसे अभी नहीं आ जाता अचानक। उसकी क्या है? उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। सीखने की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको, अधिगम को। ठीक है, तो ये क्या होता है? यह एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं। दूसरा क्या होता है? अधिगम जो होता है वो सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि आप जो भी अधिगम करेंगे बिना उद्देश्य के नहीं करेंगे, उसमें कुछ उद्देश्य होगा। कुछ सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो वो उद्देश्य होगा आपका। आप यहाँ पे टीईटी का परीक्षा आएगा तभी आप पढ़ेंगे, उद्देश्य लेके आएंगे।
ऐसे हम वीडियो डालते रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जब परीक्षा आएगा तो आप कहेंगे सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो सदैव क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी अधिगम नहीं होता है। वो कहते हैं कि हमें सीखना है क्योंकि हमें ये करना है, बिना कुछ करने के लिए हम सीखने नहीं आते हैं कोई भी चीज। गॉट इट। चले आगे चलते हैं, जरा तीसरा लेके आते हैं। जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जीवन पर्यंत चलने रहने की ये प्रक्रिया है अधिगम। आपको पता है कि जब से हम पैदा होते हैं और हम अपनी मृत्यु तक हम कुछ न कुछ चीजें सीखते रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने आंखों को कंट्रोल करता है, आंखों को खोलना चाहता है, बंद करना चाहता है। सबसे पहले वो अपनी आंखों पे कंट्रोल करता है। ठीक है, और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ें हमको याद रहती हैं। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमने अपने ज़माने में ये किया था, हमने अपने ज़माने में वो किया था। बताते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं कि बच्चा भी वैसा करे। ठीक है, और लगातार हम और चीज़ें सीखते जाते हैं। अब कैसे, हमारे जो पिताजी लोग हैं, हमारे जो बाबा लोग हैं, वो पहले मोबाइल चलाना नहीं जानते थे क्योंकि उनके ज़माने में मोबाइल तो था ही नहीं ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल आया, मोबाइल चलाना सीखे। भले ही कुछ हमसे ज़्यादा ना सीखते हो, बट उनको आता है और वो लगातार सीखते रहते हैं। कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर लोग सीखते गए। ये तो मान लीजिए मशीनरी वाला है, इसके अलावा भी हम जीवन भर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जरा चौथे पे। जरा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चौथे पे आते हैं। तो अधिगम क्या है, एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक, अभी आपने पढ़ा, क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम करने के लिए आपको क्रिया करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब आप काम किस लिए करते हैं, लक्ष्य की वजह से। लक्ष्य बनाते हैं अपना। लक्ष्य क्यों बनाते हैं, क्योंकि उस चीज की आपको आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे। और लक्ष्य आप कैसा बनाएंगे, जैसी आपकी योग्यता होगी। काम कौन सा करेंगे आप, जैसी आपको योग्यता होगी उसी के अनुसार आप काम करेंगे। किसी की योग्यता बहुत ज़्यादा होती है, किसी की योग्यता बहुत कम होती है। किसी की मानसिक योग्यता ज़्यादा होती है, शारीरिक योग्यता कम होती है। किसी की शारीरिक योग्यता ज़्यादा होती है और मानसिक योग्यता कम होती है। तो जैसी जिसकी योग्यता रहती है वैसा उसका लक्ष्य रहता है। ठीक है, और जैसा और उसकी आवश्यकता भी वैसी ही रहती है। अगर उसका मानसिक सही नहीं है, अगर वो शारीरिक करना चाहता है तो आप जानते ही हैं कि शारीरिक के लिए क्या कर सकते हैं, और उनकी आवश्यकता होगी तभी तो शारीरिक करेंगे। तो उनका लक्ष्य भी क्या होगा, वैसा ही होगा। अगर मानसिक अच्छा है तो उनकी आवश्यकता भी वैसी होगी और उनका लक्ष्य भी वैसा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे जरा आते हैं। अधिगम जो होता है वो सकारात्मक होता है और ये नकारात्मक भी हो सकता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है। होता दोनों अधिगम ही है। होता दोनों अधिगम। अधिगम हम सीखते ही हैं, हम अच्छी बातें भी सीखते हैं और हम बुरी बातें भी सीखते हैं। अधिगम तो दोनों है। मान लीजिए आप अच्छी बातें सीखते हैं, ठीक है, तो वो आप सकारात्मक अधिगम में चला जाएगा। लेकिन आप गाली देना सीखते हैं तो भी आपने अधिगम किया, तो भी आपने सीखा वो गाली सीखा। और अच्छी बातें सीखा कहाँ से, समाज से। ये समाज क्या होता है, हमें सिखाता है। ये अच्छी बातें भी सिखाता है और ये गलत बातें भी सिखाता है। अब मायने ये रखता है कि हमारा समाज कैसा है, जहां हम रह रहे हैं वही तुम्हारा समाज होता है।
अब जैसा हमारा समाज रहेगा वैसे हम अधिगम करते हैं। अगर हमारा समाज संतों वाला है, अच्छी बातें वाला है, तो हम अच्छी बातें करेंगे। हमारा समाज अगर बुरा है तो हम गाली वाला समाज, हम गाली देना सीखेंगे, अधिगम करेंगे गाली का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं जरा अगली विशेषता पे। तो जो अधिगम होता है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया नहीं होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है। स्वाभाविक मतलब होता है मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति मतलब ये कि अधिगम जो होता है हम यहाँ पे आके सीखते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो लगातार हम सीखते रहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं हमें, जो हमें अनुवांशिकी मिली रहती हैं, तो उससे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। या वो मानव का ऐसा होता है कुछ चीज़ें जो, जैसे प्याज काट रहे हैं उसमें आंसू आ गया, तो ये तो मूल प्रवृत्ति है, ये हमने सीखा नहीं, ये अपने आप आ गया। लेकिन आप साइकिल चलाना सीखे ना, साइकिल चलाना किसी को पहले से आता है क्या? अगर ऐसा होता सब लोग साइकिल चलाते। ठीक है, तो जो अधिगम होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है, उससे हमें करना पड़ता है, अधिगम हमें करना पड़ता है तब हमको होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे जरा आते हैं। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं, कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं। जैसे आपने पढ़ा अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, फिर आपने सीखा सूझ विधि, फिर आपने सीखा फूल और प्रयत्न विधि। ठीक है, तो इसमें कई सारी क्या है, विधियां होती हैं अधिगम में। एक और चीज आगे चलते हैं जरा। अधिगम जो होता है उसमें अध्यापक, उसमें आपकी मित्र मंडली और उसमें आपका परिवार महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये ऐसे प्रभावित करते हैं कि जैसा आपका अध्यापक होगा वैसा आप अधिगम करेंगे। मित्र मंडली के से ही हम अधिगम करते हैं, और अपने परिवार, हमारा परिवार तो सबसे बड़ा हमारा होता है अधिगम कराने का। हमारा तो शुरुआत परिवार ही हमारा टीचर होता है, अध्यापक होता है शुरुआती, तो हम परिवार से भी सीखते हैं। अब ये सीखना जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अधिगम तो हम वहीं से करते हैं, अब अधिगम नहीं भी करते हैं तो इन्हीं का रोल है। जैसे जानते हैं आपका मित्र मंडली आजकल की, अधिगम कम कराएंगे और अधिगम नहीं कराने का कारण ज़्यादा बन जाएंगे ये, और अधिगम कराएंगे भी तो कुछ और कराएंगे, नकारात्मक वाला कराएंगे, आपको अपशब्दों का प्रयोग कराएंगे। इसी तरह कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ाते ही नहीं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब अपने जूनियर के क्लासों में, अपने आपके इंटरमीडिएट के क्लासों में आपको पढ़ाई मिली ही नहीं होगी, तो आपको अधिगम नहीं कराए, उससे हुआ कि आप अधिगम नहीं कर पाए, तो आपके लिए अभी क्या हुआ, दिक्कत हो गई। उन चीज़ों को आप फिर से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप उस टाइम नहीं पढ़ पाए थे। उसी तरह आपका परिवार का कंडीशन कैसा है, परिवार की परिस्थिति कैसी है, अधिगम देने लायक है वो या नहीं है, सिखाने लायक कुछ है या नहीं है, सिखा रहे हैं तो कैसा सिखा रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, आपका निर्भर होती हैं इन तीनों चीज़ों पे। इसलिए ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं अधिगम के लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अधिक परिभाषा देखते हैं, उस विशेषता देखते हैं। तो अधिगम जो होता है वो सदैव नवीन नहीं होता, सदैव नवीन नहीं होता। क्यों भाई? हमने देखा था कि अधिगम क्या होता है, नई नई चीज़ों को सीखना ही अधिगम होता है।
इसलिए क्या बोला है, सदैव नहीं होता, कभी कभी हो सकता है कि हम नई नई चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ें किए हुए हैं पहले और उसे भूल गए, हमको दोबारा करना पड़ रहा है। जैसे अपनी पढ़ाई ले लीजिए, जैसे पढ़ाई ले लीजिए। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो बाल विकास पहले से पढ़े होंगे और वो क्या हुआ, उनको भूल गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस में थे ही नहीं, अभ्यास में थे ही नहीं, भूल गया। अब क्या होगा, उनको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं अब वो, फिर से अधिगम कर, पहले अधिगम वो कर चुके हैं, पहले वो सीख चुके हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, फिर से अधिगम करेंगे, फिर से सीखेंगे। तो क्या हुआ, ये सदैव नवीन नहीं होता, कभी कभी पुरानी चीज़ों को ही सीखने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जरा। अधिगम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसको तो आप पढ़ ही चुके हैं, कई बार पढ़े हुए हैं। तो अधिगम का तो आपकी परिभाषा में ही आ गया था कि व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। लेकिन वो परिवर्तन स्थायी होना चाहिए, वो परिवर्तन आपका अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से ही होना चाहिए। अगर इन माध्यमों से नहीं हुआ है तो आपका अधिगम नहीं कहलाएगा। ये आपने पढ़ा है, समझा भी है। चलिए आगे आते हैं जरा। अधिगम जो होता है उससे सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास, यानी कि केवल शारीरिक नहीं होता, बौद्धिक भी होता है। केवल बौद्धिक नहीं होता, शारीरिक भी होता है। यानी कि मनुष्य के जितने भी विकास होते हैं, जितने विकास हो सकते हैं, जितना भी अधिगम हो सकता है, सब क्या होता है, अधिगम से ही होता है, सीखने से ही होता है। जैसे कई लोग जिम जाते हैं ना, जिम, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वो सीखते हैं कि कैसे क्या करना है कि हम अपने शरीर को और अच्छा बना सकें। ठीक है, कई लोग पढ़ने आते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम और बुद्धि हमारी बढ़ सके, चीज़ों को और सीख सके। ठीक है, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो शरीर को कैसे सही किया जाए और कैसे और अच्छा किया जाए वो सब जानने के लिए कैसे, कई लोग गोरा होना सीखते हैं, कई लोग काला होना सीखते हैं, कई लोग बाल बनाना सीखते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अधिगम जो होता है वो सर्वांगीण विकास के लिए होता है। ठीक है, कल हम लोग की क्लास जो होगी वो, कल तो छुट्टी होगी क्योंकि संडे है, मंडे को हमारी जो क्लास होगी वो अधिगम वक्र पे होगी। ठीक है, अधिगम वक्र पे होगी। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आप अपने जो नोट्स हैं उसको आप तैयार करने के लिए, जब ये अधिगम आपका जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको PDF देंगे उसके लिए। ठीक है, बाकी आप जो लाइक है, शेयर है और जो कमेंट है वो करते रहें, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमारे लिए एनर्जी और ऊर्जा होती है। ठीक है, और साथ साथ अपने मित्रों को ये शेयर करें क्लास, ताकि वो आके सब्सक्राइब कर सकें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।